डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर, सोशल साइंस का टीचर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इतिहास की किताब से सिर्फ आपका यही वाला चैप्टर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये लगभग 25% के आसपास आपका पूरे सिलेबस का है। 40 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन केवल आपका भारत में राष्ट्रवाद से ही पूछा जाएगा। इसे हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे शुरुआत इसकी हो रही है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपने सुना होगा, जिसमें रानी झांसीबाई, तात्या टोपे और बहुत सारे जो वीर उस समय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 को। उसके बाद 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की, तो 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। 1885 में कांग्रेस की मुंबई या बम्बई में हुई पहली बैठक, जिसके अध्यक्ष बने वो उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी शॉर्टकट में कह सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई, तो मुंबई में हुई। कब? 1885 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव रखा। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। जो आप भारत माता का चित्र देखते हैं, उसकी जो रचना की थी तो वो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1906 में आगा खां एवं नवाब समीउल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना। जो वर्तमान में इस समय बांग्लादेश है, उसकी राजधानी ढाका है, वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने? नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। कांग्रेस का जो विभाजन हो गया नरम दल में और गरम दल में। गरम दल जो था वो अपना जो अधिकार है वो सरकार के सामने आंदोलन करके, झगड़ के लेने में विश्वास रखता था, जबकि नरम दल अनुनय विनय के यानी विनय पत्र से, अनुनय से अपनी मांगों को मनवाने में यकीन रखता था। 1911 में दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया, यानी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की गई। दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। जो दिल्ली में 1911 में दरबार का आयोजन किया गया, तो उसमें बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। इसके बाद दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। अब पहले जो कलकत्ता राजधानी थी ईस्ट इंडिया की कंपनी की, भारत की, वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गई और आज से मतलब 1911 से दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, जिसके अंदर पूरी दुनिया एक तरीके से युद्ध में झोंक दी गई। इसमें ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हुआ और जिसकी वजह से हम अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के अंदर शामिल हो गए, क्योंकि हम इनके एक कॉलोनी थे, यानी हम इनके एक गुलाम देश थे। ये हमारे शासक थे उस समय। कौन? ब्रिटेन। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी हुई। महात्मा गांधी जो अफ्रीका गए हुए थे वो भारत लौटे। कब? 1915 में। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। 1917 में ही गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूरत कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। ये गांधी जी के आते ही 3 प्रमुख आंदोलन हुए, जिसमें आपका चंपारण जो बिहार में है नील की खेती के लिए, और फिर खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया, और ये तीनों ही आंदोलन सफल रहे। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल कारीगरों के लिए, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वहाँ
के गोरे काले के भेद के लिए वहाँ आंदोलन कर चुके थे। तो वहाँ से आंदोलन की अपनी याद को लेकर जब भारत आए तो उन्होंने भारत में भी अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ यहाँ पे सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह। आगे चलते हैं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। 1918 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसमें भारत को बहुत क्षति पहुंची, क्योंकि भारत के किसानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया और जो वहां पर शहीद हो गए। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। भारतीयों ने जो स्वशासन की मांग की थी उसको ठुकरा दिया। किसने? ब्रिटिश शासन ने। ब्रिटिश सरकार के ने भारतीयों पर 1919 में रॉयल एक्ट जैसा काला कानून लगा दिया गया। रॉयल एक्ट एक काला कानून था जिसमें राजनीतिक पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी, और जो ऐसा करता था उन कानून के खिलाफ उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में है। तो ये मैप के लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 79 लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों लोग मर गए थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना शौकत अली ने की। खिलाफत आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार हुई थी, तो उसके ऊपर जैसे खिलाफत को जो ख़त्म करने के लिए शुरुआत की थी अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ गांधी जी ने इसको भुना लिया, इस मुद्दे को। और जितने भी मुस्लिम भारत में रहते थे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसी के बाद फिर 1922 में चोरी में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1922 में चोरी में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये चोरी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें एक पुलिस की जो चौकी थी उसमें भीड़ ने जुलूस ने निकल रहे थे, तो उन पुलिस वालों पर उसी चौकी में जाके आग लगा दी, जिससे कि वहाँ वे पुलिस वाले मर गए। क्योंकि पुलिस वाले भारतीय थे लेकिन अंग्रेजों के गुलाम वो नौकर थे, तो इसलिए भारतीयों के मरने की वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापसी ले लिया, जबकि ये पूरे उरूज पे था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन गो बैक के नारे आपने इतिहास में सुना होगा। फिर इसके बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, और उन्होंने बम फेंकते हुए कहा था कि हम बहरों को सुनाने आए हैं, अपनी बातों को रखने आए हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती में दांडी मार्च यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़कर शुरू किया गया। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। कब? 1930 में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। 1931 में ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ, और 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार रखा। कब? 1933 में। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, वह प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जो 2
शक्तियाँ थी दुनिया में, उनमें आपस में ये युद्ध लड़ा गया और जिसमें पूरी दुनिया के देश उसमें शामिल हो गए। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पारित किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का प्रस्ताव के साथ भारत आया। इस तरीके से ये हमने हिस्ट्री में मैन डेट को एक बार रिवाइज कर लिया। इसमें 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। इसके कुछ रोचक पॉइंट हैं, वो इस तरीके से हैं। नंबर 1, जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। तो ये क्वेश्चन याद, ये वाला आंसर इसको याद करने के लिए है, क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। ये नारे संबंधित आ सकते हैं कि दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था। किसने दिया था, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसके बाद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस तरीके से इतिहास की कुछ रोचक बातें हैं ये। अब हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति उन्हें एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, गुजरात के सौराष्ट्र तक पूरे भारत में अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वे भारतीय हैं। भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक, जो भारत में राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको दो हिस्सों में बांटा गया। यूरोप में और भारत वियतनाम जैसे उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के कारक क्या क्या हैं। यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ था। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जो बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। कहाँ, यूरोप में। भारत और वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों ने से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा तो इससे हमारे राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल मिला। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय खिलाफत और असहयोग आंदोलन चल रहा था। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का जन्म हुआ। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी, जिसकी भरपाई कर्जा लेकर वे करों में वृद्धि करके की गई। क्योंकि ब्रिटेन जो युद्ध में शामिल था तो वो अपने उपनिवेश भारत से बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, यहाँ करों की वृद्धि कर रहा था, जिससे उसका प्रभाव जनता पर भारतीय जनता पर पड़ रहा था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू कर दिया गया। सीमा शुल्क यानी कोई अपना माल दूसरे स्टेट में या दूसरे देशों में भेजता है तो उस पर शुल्क लगा दिया गया, जिससे उस माल की कीमत बढ़ गई और जिससे उनका क्या कहते हैं, व्यापार में नुकसान हुआ। साथ ही आयकर यानी इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया। ये तरीका था अपनी आय बढ़ाने का। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई। ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई, जिससे गांव में जो खेत में काम करने वाले नौजवान लड़के थे भारतीय, उनको जबरदस्ती इस फौज में भर्ती कर और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए आगे भेज दिया गया, जिससे कि भारतीयों में रोष फैल गया। फसल नष्ट होना भी वजह, खनन की भारी कमी थी। लगातार 2 वर्षों तक फसल की नष्ट हुई, जिसकी वजह से 1919-20 और 20-21 जो वर्ष था, 18-19 और 19-20
में जो वर्ष था उस समय, क्योंकि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा फसल नष्ट हुई प्राकृतिक वजह से, और जिसकी वजह से खाने की कमी हो गई, और इसकी वजह से भी भारत में बहुत बड़ा रोष फैल गया। फ्लू की महामारी और अकाल की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। इसी समय फ्लू की यानी बुखार की बीमारी चली, और अकाल यानी कई जगह ऐसे थे जहां बारिश नहीं हुई और एक भी अन्न पैदा नहीं हुआ, और उससे लाखों लोगों की मौत हो गई। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार अर्थ है यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक तरह का नया जन आंदोलन करने का रास्ता था जो गांधी जी लेके आए थे अपने साथ। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु, अगर आप उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको शरीर की ताकत की आवश्यकता नहीं है, मन की ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे, बिना किसी भेद प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता के सहारे लिए बिना ही सफल हो सकता है। यानी कोई लड़ाई प्रतिशोध नहीं करना, लेकिन उसका अहिंसा से उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहना है। जैसे गांधी जी के पास सिर्फ एक धोती एक लाठी थी, उसके सहारे उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। उत्पीड़क की चेतना को झिझोड़ कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने तथा दमन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब उसको इतना मजबूर कर दे कि उसको ये महसूस होने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोग जो हमने पहले शुरू में बताए भी थे, जिसमें सबसे पहले चंपारण बिहार में 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। ठीक है। 1917 में खेड़ा गुजरात में किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। कहाँ के? खेड़ा गुजरात। खेड़ा जो है गुजरात में है, तो उनके लिए वहाँ पर उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन किया। फिर इसी के बाद अहमदाबाद जो है गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया, क्योंकि सत्याग्रह अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी रहने की दशाएं बहुत खराब थी। इसके बाद राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किसमें था? ये आपका था रॉयल एक्ट में। ठीक है। तो इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे रॉयल एक्ट में? एक तो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, यानी उन पे कोई मुकदमा नहीं चलना, उन्हें जेल में 2 साल तक बंद रखा जा सकता था। और क्यों अन्यायपूर्ण था? भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहर था। ये भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहर था और भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। ये कानून जो उस समय की संसद थी वहाँ की, उसमें बिना भारतीयों की सहमति के ये कानून पास किया। कौन सा? रॉयल एक्ट। ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना, कि जो भारत में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई थी उसका दमन करने का इनका कारण था। परिणाम क्या रहा? परिणाम में इसको देखेंगे। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया, यानी हड़ताल की गई पूरे भारत में, अखिल भारतीय स्तर पर। नंबर 2, विभिन्न शहरों में रैलियां जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल कर दी। रेलवे वर्कशॉप वाले कामगारों ने, दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंक, डाकखाने और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। इसी समय रॉयल एक्ट के विरोध में एक घटना जो इतिहास में हुई वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें मुख्य घटना थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुआ। कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। किसके? रॉयल एक्ट कानून के विरोध में ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में गठित हुए थे, ये इकट्ठा हुए थे।
ये बैसाखी के टाइम की बात थी। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ कानून लागू किया जा चुका है। जनरल डायर वहां पहुंचा, मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दिए तथा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। किसने? जनरल डायर ने। और सैकड़ों लोग वहां पे मारे गए। इसी जनरल डायर को उधम सिंह ने ब्रिटेन के अंदर इसको गोली से मार दिया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ? भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया और लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरवाला पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट सत्याग्रह वापस ले लिया। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, जो कि ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यही अफवाह फैल गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? रॉयल एक्ट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। कि रॉयल एक्ट जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उसको हिंसा की वजह से वापस लेना पड़ा था, तो उसको और बड़े लेवल पर और दूसरा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्होंने विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। आज भी हम एकता के सूत्र में बंधे रहें तो हम देश को जीत सकते हैं। फिर उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों है? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुई थी। ये तो आप मानोगे, क्योंकि उनके लिए पुलिस, रेल, जितने भी अधिकारी थे सब क्योंकि भारतीय थे, इतने तो अंग्रेज थे भी नहीं। यदि भारतीय अपने सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन रह जाएगा, चला नहीं सकते थे वो शासन अपना। यह है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो आपका जनवरी 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक चला। असहयोग के चरण हुए। सरकार द्वारा बनाई गई पदवी लौटाना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, व्यापक सविनय अवज्ञा, यानी बड़े लेवल पर सरकार की कानूनों की अवहेलना करना। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति एवं अन्य नेताओं द्वारा दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति हुई। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति और अन्य नेताओं द्वारा दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। इस तरीके से ये आंदोलन की हमने पूरी रूपरेखा बताई। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने भाग लिया, शहरों में मध्य युवा वर्ग, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील। विद्यार्थियों ने स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया। ग्रामीण इलाकों में किसानों व आदिवासियों और बागानों में मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। आंदोलन के दोहरे लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत के मुद्दे को समर्थन ताकि हिंदू मुस्लिम एकता लाई जा सके। आंदोलन की समाप्ति फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि चोरा चोरी में हिंसक घटना हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि चोरा चोरी स्थान पर जो अंग्रेजों की पुलिस चौकी थी उस पर
उसमें आग लगा दी गई थी, जिससे महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी वर्गों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन सभी की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें सभी के कष्ट और मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सभी ने आगे आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय आंदोलन के शुरू होने तक की मुख्य घटनाएं क्या क्या थी, वो निम्नलिखित है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गए। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन किया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लिया जा सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल शुरू हो गई। 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनेंट स्टेटस का ऐलान किया गया। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय हो गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने साइमन का विरोध किया था और साइमन गो बैक का नारा दिया था, और इसी के विरोध में उनकी सिर पे लाठी लगने से उनकी मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। गोलमेज सम्मेलन, ये 3 सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा की जा सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था जो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था आपका सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका दिसंबर 1932 में शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930 में। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद था पृष्ठभूमि। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगे रखी। ये मांगे थी उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने की। लॉर्ड इरविन में इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत की गई, जिससे आपका दांडी मार्च के नाम से इतिहास में जानते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया गया और यह घटना सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई जो 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की वजह से स्थगित हुआ और 1932 में दोबारा शुरुआत हुई। 1934 में स्वतः समाप्त हो गया। मुख्य घटनाएं, देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक के बनाने पर सरकार ने क्या कर रखा था, वो टैक्स लगा रखा था, तो उसको उल्लंघन किया गया कि कोई भी देसी आदमी उसको नमक को नहीं बना सकता था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई, यानी शराब की दुकानों तक किसी को पहुंचने नहीं दिया गया। वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। निर्मम दमन किया गया, यानी लाठीचार्ज और मारपीट और जेलों में डालना, ये सिर्फ शुरू कर दिया गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर आक्रमण किए गए। महिलाओं और बच्चों की पिटाई की गई। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
आंदोलन में भाग लेने वाले अमीर किसान ऊंचे लगान के विरोध में, गरीब किसान ऊंचा भाड़ा तथा ऊंचा लगान, व्यवसायी वर्ग औपनिवेशिक सरकार की व्यावसायिक नीतियों के खिलाफ थे। और महिलाएं महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कुछ स्थानों पर मजदूर भी असहयोग आंदोलन में शामिल थे। यह कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? सविनय अवज्ञा कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था? असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज, इस बार पूर्ण स्वराज था। असहयोग में स्वराज लक्ष्य था और इसमें पूर्ण स्वराज लक्ष्य था। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। मतलब कानून को मानना नहीं, कानून को तोड़ना शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठन द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ये इसकी कुछ सीमाएं थी, यानी कुछ इसके अंदर उस समय मौजूद सीमाओं के बारे में बताया गया। सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्हें भारतीय लोगों ने सामूहिक अपनेपन की भावनाओं को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। चित्र व प्रतीक। भारत माता के प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपने राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। चिन्ह। उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद हरा लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। इसके बाद इतिहास की पूर्ण व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग अलग ढंग से पढ़ना चाहिए, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सकें। गीत। वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर हो जाता है। इसमें चैप्टर को इस तरीके से इसको समझ लेंगे। इसमें मुख्य मुख्य बातें जैसे गांधी जी का आगमन और आपका सत्याग्रह, जो गांधी जी के मुख्य 3 सत्याग्रह थे, जिसमें कि आपका चंपारण, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था। इसके बाद खिलाफत आंदोलन से पहले जलियांवाला बाग कांड, रॉयल एक्ट और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरीके से ये पूरा आपको एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने वाली ये सारी घटनाएं थी। और ये पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें अपने सजेशन दें कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए था। ओके, थैंक यू। शेयर एंड लाइक माय वीडियो।